मित्रों नमस्कार। हमारे गुरु डॉक्टर राज सिंह भारद्वाज कहा करते थे कि किसान एक बांस की नली में तेल और नमक भरकर जब बैल की ओर जाता है उसे पिलाने के लिए ताकि उसका हाजमा ठीक रहे, तो बैल सोचता है कि ये मेरी आंख फोड़ने आ रहा है। मित्रों, आज मैं आपसे त्रिभाषा सूत्र की बात करने वाला हूँ। भारत में जो भाषा के नाम पर वितंडावाद मचा हुआ है, उसके संदर्भ में मैंने ये उक्ति कोट की। आप अगर एक से अधिक भारतीय भाषा सीख लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा क्या? भाषा के संदर्भ में हमें हमेशा व्यावहारिक होना चाहिए। मैं महात्मा गांधी को लेकर एक बात अपनी सिद्ध करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका पहुँचे और 1914 में वहाँ से भारत लौटे। उन्होंने अपने बच्चों को औपचारिक शिक्षा नहीं दी। क्यों? क्योंकि वहाँ उनके मनोनुकूल भाषा नहीं उपलब्ध थी शिक्षण माध्यम के रूप में। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ें, तो उन्होंने अपने बच्चों को जो कुछ पढ़ाया, अपनी प्रेस जाते हुए, टॉलस्टॉय जाते हुए, जो विभिन्न उनके 2 फार्म थे, फिनिक्स जाते हुए, वहाँ रास्ते में अपने बच्चों को जो वो बोल पाते थे वही उनकी शिक्षा थी। उनको कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके चारों बेटे बहुत अच्छे व्यवस्थित नहीं हो पाए। एक लड़का तो उनका दारूबाज हो गया और उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। खैर, मैं उनके जीवन में नहीं जाना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप भाषा के बारे में जब ज़्यादा रिजिड होते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए जो माध्यम हमें उपलब्ध है वही हमें अंगीकरण कर लेना चाहिए और उसमें ही अपने बच्चों को शिक्षित प्रशिक्षित करना चाहिए। सन 1987 में जब मेरी नौकरी लगी और पहली पोस्टिंग मुझे गुंटूर में मिली, आंध्र प्रदेश में, 3 दिन वहाँ रह के मैं चला आया। अपने स्कूल शिक्षक श्री A.K. भटनागर जी से मिला और उन्हें अपनी समस्या बताई कि सर वहाँ तो भाषा समझ ही नहीं आती, मेरा बेटा कैसे रहेगा। बच्चा मेरा छोटा था, कुछ ही महीने का। तो उन्होंने कहा कि अरे पागल, वहाँ तो तुम्हारा बच्चा और बुद्धिमान हो जाएगा, उसको एक तीसरी भाषा भी सीखने का अवसर मिलेगा। मैंने कहा वहाँ भोजन की समस्या है, रोटी नहीं मिलती, गेहूँ नहीं मिलता। बोले वहाँ के लोग क्या खाते हैं? मैंने कहा चावल। तो बोले तुम भी चावल खाओ। तो ये देखिए, एक व्यावहारिक सोच है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। जो हमारे लिए सहज उपलब्ध है उसी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम भाषा के नाम पर क्यों इतना बिदक रहे, मुझे समझ नहीं आता। सच्चाई यह है कि सन 1918 में रामास्वामी नायकर ने चेन्नई में अपने ही घर में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की और कक्षाएं चलाई। आज़ादी के बाद उन्हें न जाने क्या हुआ, उन्होंने हिंदी के विरोध को प्रमुख मुद्दा बनाकर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना कर दी और हिंदी के विरोध में लड़ाई शुरू कर दी। 1928 में सी राजगोपालाचारी ने एक पुस्तक लिखी, हिंदी इंग्लिश सेल्फ इंस्ट्रक्टर, या इसका विपरीत समझिए, एन इंग्लिश हिंदी सेल्फ इंस्ट्रक्टर। और उसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा, ऑफ द 30 करोड़ पीपल दैट लिव इन इंडिया, 14 करोड़ स्पीक वन और द अदर डायलेक्ट ऑफ हिंदी। इस प्रकार उन्होंने ये स्वीकार किया कि भारत में हिंदी या उसकी बोलियों को बोलने वाले लोगों की संख्या 40% है। आज स्थिति यह है कि करीब 90% लोग या उससे भी ज़्यादा भारत के लोग हिंदी जानते समझते पढ़ लिख सकते हैं। बात हिंदी की नहीं हो रही है, बात तो भाषा की हो रही है। और भाषा के संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सन 1968 में त्रिभाषा सूत्र की बात हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, उनकी मातृभाषा, अंग्रेजी और हिंदी या इतर कोई भारतीय भाषा। 3 भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। ज़्यादा भाषाएं जानना हमेशा लाभप्रद होता है। ज़्यादा भाषाएं जानने से कोई तकलीफ नहीं है। लोग खाली राजनीति की वजह से ये भाषाओं का विरोध कर रहे हैं, भाषा नीति का विरोध कर रहे हैं। आपको जो पढ़ना है पढ़ो। हिंदी तो अपने आप आगे बढ़ रही है, वो बढ़ेगी। हिंदी का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। समस्या तो जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनके साथ है।
अगर आप अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन इस सब के पक्ष में अपनी प्रांतीय भाषा की बलि दे रहे हैं तो आप जैसा मूर्ख कोई नहीं है। राजनेताओं को खुली चुनौती दे रहा हूँ। राजनेता सोचते हैं कि भाषा का नाम लेकर अपने वोटर्स की जनभावना को भड़काकर वे अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। वे मूर्ख हैं, उन्हें भाषा की कोई समझ नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। भाषा अपने आप फैलती है, लोग उसको फैलाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। कन्याकुमारी जाइए, रामेश्वरम जाइए, हर जगह हिंदी बोलकर काम चल जाता है। और ये आज से नहीं है। 8वीं-9वीं शताब्दी में केरल के शंकराचार्य यहाँ आए, काशी में उन्होंने शास्त्रार्थ किया। तो कैसे किया, कौन सी भाषा थी जिसके माध्यम से वो यहाँ पर संवाद कर सके। भारत का आदमी एक सिरे से दूसरे सिरे आता जाता है, उसे भाषा की वजह से दिक्कत नहीं पेश आती। ये सारी दिक्कत, सारी मरोड़ नेताओं के पेट में उठ रही है। इसलिए मित्रों, भाषा को लेकर आप अपने बच्चे का भविष्य देखिए, बच्चे के बारे में सोचिए। बच्चे के लिए ये अच्छा है, ये बढ़िया है उसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं इस्तेमाल करे। इससे बच्चे का भाव जगत विकसित होगा। वो भारत की जो अंतः सलीला है संस्कृति की, उससे परिचित हो पाएगा। जो भाषा वो सीख रहा है उसको कैसे सीखेगा, व्याकरण थोड़ी सीखेगा, उसकी कहानियाँ पढ़ेगा, उसकी कविताएं पढ़ेगा। तो जो नैतिकता है, ईथोस हैं, जीवन मूल्य हैं, आदर्श हैं वहाँ के, वे सब वो आत्मसात करेगा। और भारत की जो संस्कृति है वो एक है, इसको भी वो समझ पाएगा कि तमिल में या तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, बांग्ला में, असमिया में जो कहा गया है, जो लिखा गया है, वो भारत की जो ज्ञात जानकारियां हैं उसे उनसे अलग नहीं है। भारत पूरे जो पेनिनसुला है, भारत का प्रायद्वीप है, उसमें भारत की संस्कृति एक है। हम एकता की बात करें, ये ज़्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि भाषा का नाम लेकर हम लोगों को भड़काएं और उन्हें लड़ने भिड़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।